राहुल गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस को फंसा दिया है। सदस्यता बहाल होने के बाद संसद लौटते ही राहुल गांधी ने बीजेपी को अपने खिलाफ बड़ा हथियार दे दिया है। कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन अब कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी के बयानों और उनके कथित फ्लाइंग किस मामले में राहुल का बचाव करते दिख रहे हैं। मतलब बीजेपी फ्रंट फुट से खेल रही है और कांग्रेस डिफेंसिव मोड में है। लोकसभा का मॉनसून सत्र अपने आखिरी पड़ाव पर है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी ने भाषण दिया, लेकिन राहुल बोले और बीजेपी को घेरने का मौका न मिले, ऐसा हो सकता है क्या? इस दौरान राहुल ने भारत माता को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद विवाद हो गया है और अब राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। राहुल गांधी के बयान को लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए लोकसभा के भाषण से राहुल का भारत माता से जुड़ी टिप्पणी वाला अंश हटा दिया गया है। बता दें कि राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान कहा था कि भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की है। इसके अलावा फ्लाइंग किस मामले में भी बीजेपी ने करारा प्रहार किया है। फ्लाइंग किस विवाद को लेकर बीजेपी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अनिल एंटनी ने कहा है कि राहुल गांधी को सबसे पहले तो अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए और उन्होंने एक बार फिर संसद में अपना असली चरित्र दिखा दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया और गंभीर आरोप लगाया कि सदन से जाते समय राहुल ने संसद में फ्लाइंग किस का इशारा किया। इसके बाद बीजेपी के कई महिला सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। इसी को लेकर अनिल एंटनी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। अनिल एंटनी ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी अपनी हरकतों से हर दिन बार बार देश की जनता को दिखा रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो संसद में रहने के योग्य नहीं है। कल उन्होंने एक बार फिर संसद में अपना असली चरित्र दिखा दिया। सबसे पहले तो उन्हें अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी पर हमलावर हैं। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बचाव करते दिख रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी को लेकर सफाई दे रहे हैं। मतलब कांग्रेस चली थी मोदी सरकार को घेरने, लेकिन अब कांग्रेस अपने युवराज को बचाने में लग गई है। मतलब बाजी अब पूरी तरह से पलट चुकी है। इसके अलावा आगे बताएंगे आपको कि कैसे एक दूसरे मामले में भी राहुल गांधी घिर गए हैं और कैसे केजरीवाल को लगा है तगड़ा झटका। बने रहिए हमारे साथ। राहुल गांधी के एक दूसरे बयान पर भी बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। दरअसल राहुल गांधी जब भी भाषण देते हैं वो अडानी के नाम पर पीएम मोदी और बीजेपी को घेरते हैं, लेकिन राहुल ये भूल जाते हैं कि अडानी को कांग्रेस कार्यकाल में भी बहुत काम मिला है। इस बात को अडानी ने खुलेआम स्वीकारा भी है कि राजीव गांधी सरकार में मुझे पहला ब्रेक मिला था। राहुल गांधी को उन्हीं के दांव में घेरने का प्लान बीजेपी ने बना लिया है। दरअसल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान काफी हंगामा मचा। कांग्रेस ने बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं बीजेपी के सांसदों ने भी इसका जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण पर पलटवार कर रही थी, तब उन्होंने अडानी का जिक्र करते हुए पूछा कि कांग्रेस की सरकार में पार्टी अडानी के करीब क्यों थी। स्मृति ईरानी ने एक तस्वीर सदन को दिखाते हुए अडानी का जिक्र किया और कहा कि सदन में लोग कब से अडानी अडानी कर रहे हैं, तो थोड़ा मैं भी बोल दूं। फोटो मेरे पास भी है। ये अडानी इतने खराब हैं तो जीजा जी यानी रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ क्या कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की बात का जिक्र करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि निशिकांत दुबे जी ने सही कहा था कि किसी को सेट करो, किसी को भेंट करो। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि 1993 में मुद्रा पोर्टल में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी। तब प्रधानमंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे? यूपीए कार्यकाल में अडानी को 72,000 करोड़ का लोन दिया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राजस्थान में अडानी के साथ 60,000 करोड़ रुपए का समझौता कर लिया। निवेश के लिए अडानी को राजस्थान क्यों बुलाया गया, मैं पूछना चाहती हूं। तो देखा आपने कैसे बीजेपी के पलटवार के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी बड़े जोश के साथ सदन में बोलने आए थे, लेकिन राहुल गांधी ने फिर ऐसा बयान दिया जिससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस सोच रही थी कि सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी जब बोलेंगे तो पार्टी बीजेपी को घेरेगी, लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा पड़ गया। राहुल के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। बीजेपी की कई महिला सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को लिखित में शिकायत दी है। वहीं स्मृति ईरानी ने भी सदन में भी राहुल गांधी की कथित अभद्रता की शिकायत करते हुए कहा कि मुझे एक बात पर आपत्ति है, जिसे मुझसे पहले बोलने का मौका दिया गया उसने जाने से पहले अभद्रता की है। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया।
ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। सभी दल अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगे हैं कि कैसे हम सत्ता के थोड़ा और पास पहुंच सकें। सभी विपक्षी दलों के अपने दावे और वादे हैं। अब जनता किसके दावों पर भरोसा करेगी, कौन कह सकता है। देश की नजरें पीएम मोदी पर टिकी हैं। लगभग अभी से तय हो गया है और ये सब मानकर चल रहे हैं कि आएंगे तो मोदी ही। अभी गुजरात से भी चुनावों का एक परिणाम आया है जिसमें जनता ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मोहर लगा दी है। लेकिन इन सबके बीच आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर है। इस चुनाव परिणाम के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को ना ही खुदा मिला और ना ही विसाले सनम। जिस आम आदमी पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले गुजरात में कांग्रेस की सीट आधी कर दी, आज उसी आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका दे रहा है। चुनाव के परिणाम साफ तौर पर पीएम के कुशल नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। गुजरात में हुए स्थानीय निकाय उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 30 में से 21 सीटों पर जीत हासिल करके परचम लहराया है। 29 नगर पालिकाओं और 1 नगर निगम सीट पर चुनाव परिणाम घोषित किया गया है। कांग्रेस ने 9 नगर पालिका सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर अपनी जमानत बचाने में असफल रही। वहीं आम आदमी पार्टी की भी 5 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। सूरत, राजपीपला, इसके अलावा गोधरा, पोरबंदर और ध्रांगध्रा में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल को गुजरात में झटका लगा है और बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। बीजेपी के प्रदेश महासचिव रजनी पटेल ने उपचुनाव के नतीजों पर कहा कि गुजरात के लोगों ने एक बार फिर पार्टी नेतृत्व और विजन में एक बार फिर विश्वास जताया है। लगातार समर्थन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल के नेतृत्व को जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के कुशल प्रशासन में राज्य तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी गुजरात में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में अब अधिक समय नहीं बचा। स्थानीय चुनाव में मिली इस सफलता को बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा बनाए रखने के लिए करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के दिन बड़ी मुश्किलों से कट रहे होंगे। क्या नहीं किया था दिल्ली सर्विस बिल को रोकने के लिए, लेकिन कमबख्त आ ही गया और आकर पास भी हो गया। और केजरीवाल साहब देखते देखते रह गए और सोचते रह गए होंगे कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। केजरीवाल साहब ने इतने ज्यादा गतिरोध केंद्र के साथ किए और सरकार चलाने में नियमों की इतनी अनदेखी की कि केंद्र को बाध्य होकर अध्यादेश लाकर बिल पर चर्चा करानी पड़ी और बिल को विधेयक बनाने की तरफ कदम उठाने पड़े। केजरीवाल साहब वही काट रहे हैं जो बो रहे थे। खबरों और गतिरोध की चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन अब चर्चा करते हैं कि आखिर दिल्ली अब कैसे चलेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले काफी समय से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान चल रही है। दिल्ली सेवा बिल को लेकर के चल रही गहमा गहमी के बाद सोमवार को राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया। लोकसभा से पहले ही विधेयक को पारित किया जा चुका है। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। कानून बनने के बाद दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग समेत कई मामले उपराज्यपाल के पास चले जाएंगे। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी में मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे। ये अथॉरिटी उपराज्यपाल को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिश करेगा। इसके अलावा दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामलों पर भी उपराज्यपाल को ही सिफारिश की जाएगी। ये बिल उपराज्यपाल को NCCSA की तरफ से की गई सिफारिशों समेत प्रमुख मामलों पर अपने एकमात्र विवेक का प्रयोग करने की ताकत देता है। उपराज्यपाल को दिल्ली विधानसभा को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने का भी अधिकार रहेगा। NCCSA की सिफारिशें बहुमत पर आधारित होंगी और साथ ही LG के पास या तो सिफारिशों को मंजूरी देने, पुनर्विचार करने के लिए कहने की ताकत रहेगी या किसी भी मामले पर मतभेद की स्थिति में LG का निर्णय अंतिम होगा। सचिव संबंधित मंत्री से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं होंगे और मामले को सीधे उपराज्यपाल के संज्ञान में ला सकते हैं। ये भारत के राष्ट्रपति को संघ सूची से संबंधित संसद के किसी भी कानून के लिए अधिकारियों, बोर्डों, आयोगों, वैधानिक निकायों या पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार देता है।
केजरीवाल सरकार के पास अब शक्ति सीमित रह गई है, अब चुपचाप काम करिए, हल्ला नहीं। देश की संसद से दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है और केजरीवाल साहब के सारे अरमान पर पानी फिर गया है, जिसके बाद से केजरीवाल साहब अब शांत पड़ते दिख रहे हैं। दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद अब केजरीवाल साहब नर्म नजर आ रहे हैं। दिल्ली सेवा बिल के पास होने के बाद केजरीवाल को समझ आ गई है कि अब वो पहले की तरह केंद्र से टक्कर लेंगे तो काम खराब हो जाएगा। दिल्ली के अधिकारियों पर नियंत्रण खोने के बाद केजरीवाल साहब को समझ आ गई है कि अब मोदी सरकार और एलजी से पंगा लेने का मतलब है कि अपने लिए खतरा मोल लेना। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। संसद में दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक साथ नजर आए। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन दोनों के बीच इस दौरान कोई तल्खी देखने को नहीं मिली। बता दें कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल द्वारा लगातार दिल्ली सेवा बिल का विरोध किया जा रहा था और आए दिन उपराज्यपाल के ऊपर टिप्पणी की जा रही थी। हालांकि इस बार दोनों सरकारी कार्यक्रम में एक साथ बगैर किसी तल्खी के दिखाई दिए। दरअसल दिल्ली नगर निगम द्वारा ITO स्थित शहीद पार्क में आजादी का अमृत महोत्सव पार्क तैयार किया गया है। इस पार्क का उद्घाटन LG विनय कुमार सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया। MCD ने करीब 4.5 एकड़ में इस पार्क को विकसित किया है। इस पार्क को तैयार करने में कुल 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं पार्क के बाहर दीवार पर G20 शिखर सम्मेलन के लोगों के साथ सभी राज्यों के विख्यात नृत्य की कलाकृतियां लगाई गई है। साथ ही पार्क से बाहर निकलने और प्रवेश के बीच क्रांतिकारियों की विशाल कलाकृतियां लगाई गई है। बता दें कि इन कलाकृतियों को कबाड़ से बनाया गया है। वहीं बच्चे को घूमने के लिए ये पार्क फ्री रहेगा। इस पार्क के उद्घाटन समारोह में पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नगर निगम से दिल्ली की सफाई और भ्रष्टाचार को खत्म करने की उम्मीद है। निगम फंड्स की कमी झेल रहा है, लेकिन आने वाले सालों में सुधार होगा। दिल्ली देश की राजधानी है तो राजधानी की तरह दिखनी चाहिए, साफ सफाई दिखनी चाहिए। वहीं इस दौरान दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि भारत सरकार द्वारा दिए गए 15 करोड़ के अनुदान की मदद से पार्क को बनाया गया है। शहीदी पार्क को 250 टन स्क्रैप मटेरियल से बनाया गया है। बता दें कि दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से पास होने के बाद केजरीवाल और LG पहली बार मंच पर एक साथ थे, लेकिन इस बार केजरीवाल के तेवर में नरमी देखी गई। लगता है केजरीवाल साहब को अब समझ आ गई है कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है। हालांकि देखना होगा कि केजरीवाल साहब कब तक शांत रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।